खबरों की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी की क़यादत में 18 से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें पार्लियामेंट के विजय चौक तक मार्च निकाल रही है। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान शामिल हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपोजिशन को खामोश रखना चाहती है और इसलिए आवाज उठाने पर कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। ऑफलाइन कर दूं? इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है, इसलिए यहां बैठे हैं। प्रधानमंत्री इंप्लीमेंटर है, चेयरमैन इंप्लीमेंटर है। शक्ति जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है। दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, वैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है, वो मुखौटा है। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया, वो शक्ति का इंप्लीमेंटर है। और सिंपल सी बात है, ये शक्तियां जिन्होंने इनको निकाला, जो किसान की आमदनी चोरी करना चाहती हैं, वो प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है। जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। इस मौके पर आरएलडी मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट चले, इसीलिए वो अपोजिशन के मुतालबे को नजरअंदाज कर रही है। हम अपनी कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपनी गरिमा की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र में संसदीय गरिमा और संसदीय प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपकी भी लड़ाई है, ये मेरी भी लड़ाई है। हमने इससे बड़ी मेजॉरिटी देखी है इस पार्लियामेंट में, 52, 57, 62, इनकी मेजॉरिटी कहीं नहीं छाड़ती है उसके सामने। लेकिन उस मेजॉरिटी में एक करुणा थी, उस मेजॉरिटी में एक कंपैशन था, इस मेजॉरिटी में एक ब्रूट मेजॉरिटी के गुण है। और संसदीय लोकतंत्र मेजॉरिटेरियन, ब्रूट मेजॉरिटेरियन गुणों से नहीं चलता। अतः आपके मध्य बार बार आने का संदेश सिर्फ इतना है, आप काश मैं आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा पाता जिनसे अपेक्षा होती है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे। आप जानते हैं मैं किन के बारे में कह रहा हूं। अगर आपने ये ठान लिया है कि संसदीय लोकतंत्र की कब्रगाह
एक तरफ तो नई इमारत संसद की बना रहे हैं और दूसरी तरफ संसदीय लोकतंत्र को कब्र में बेच रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा अपने तमाम साथियों की वजह के बिहाफ पे, अपनी पार्टी के बिहाफ पे, ये लंबी लड़ाई है। हम सिर्फ निलंबन रेस्टोरेशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फाइनेस्ट उसकी जो ब्यूटी है उसकी रेस्टोरेशन की लड़ाई है, हमारे हकूक की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमें आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि जनता बहुत सारे मुद्दे चाहती थी यहाँ उठे, लेकिन उन आवाजों को दबाया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन अरकान की मुअत्तली को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने ऐवान का वकार मजरू किया है। उन्होंने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अपोजिशन की नीयत में खोट है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। हमने बोला था कम से कम जिस पार्टी के नेता एमपी उसको सस्पेंड किया है, कम से कम वो नेता जो सदन में उनका नेता है वो रिग्रेट व्यक्त करे करते हुए। इस वक्त वाराणसी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सदगुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में, इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सदगुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी
असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है। नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो रैली से खिताब कर रहे थे और अमृत महोत्सव के बारे में मालूमात फराहम कर रहे थे। तो इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। सऊदी अरब हुकूमत के जरिए तबलीगी जमात पर पाबंदी और जमात को दहशतगर्दी से जोड़ने को लेकर बहस तेज है। इस बीच जमीयत उल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी तबलीगी जमात की तायद में आगे आए। मौलाना महमूद मदनी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब हुकूमत हो या कोई और हुकूमत, हम तबलीगी जमात को लेकर इस तरह के कदम की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात मुआशरती असलह का काम करती हैं और इससे जुड़े लोग अच्छे हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान में सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात की जाएगी। तबलीगी जमात एक बार फिर चर्चा में है। सऊदी अरब के जरिए से कुछ ट्वीट किए गए और फिर ये कहा जाने लगा कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने लग गई। हमारे साथ हैं गुफ्तगू के लिए मौलाना महमूद मदनी साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद। मदनी साहब, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, कहा गया कि दहशतगर्दी का दरवाज़ा है, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है और बहस हो रही है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये दुनिया की एक ऐसी अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट देती है और उसके अंदर रहकर लोगों को बुराई से भलाई की तरफ, शराब खानों से मस्जिदों की तरफ और शर से खैर की तरफ बुलाती है। हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई। उनको इसने सिखा दिया कि आप एक अच्छे बाप, अच्छे बेटे, अच्छे भाई कैसे हो सकते हैं, समाज के लिए एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं। कोई तो बताएगा समाज को कि तुम्हें अच्छा इंसान कैसे बनना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होने के बावजूद सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में ही काम करते हैं, बाहर नहीं निकलते कि दूसरे लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो। तो फिर इसके बारे में ये सवाल करना और ये कहना, ये अपने आप में बड़ी अज्ञानता और इंसानियत के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। मतलब आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि सऊदी अरब का इस मामले में फैसला मुनासिब नहीं है, गलत है? देखिए, मेरा अपने मुल्क से लेना देना है, क्योंकि ये काम हमारे मुल्क से शुरू हुआ है और हमें इसी बात पे फख्र है
कि लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले जितने बड़े काम आज की तारीख में दुनिया में हो रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक हमारे इस मुल्क से है, हमारे देश से। तो आप जो बहस कर रहे हैं वो मुल्क के बारे में बहस कर रहे हैं, और मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि सऊदी अरब हो, कुवैत हो, यूएई हो और वेस्ट हो, यूएस हो, यूके हो, कोई हो दुनिया का मुल्क, अगर वो इस जैसे सही काम को गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो हम उसको सही कैसे कह सकते हैं? ऐसा काम जिसने इंसानियत की खिदमत अंजाम दी हो, इंसानियत को बचाने का काम किया हो, आप उसको दहशत के साथ जोड़ रहे हैं। कितना मातम करेंगे आपकी अक्ल पे, और क्या कहेंगे? मतलब जोड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि मस्जिदों से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ तकरीरें की जाए, कहा जाए। यही मैं कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम मस्जिदों से ये कहेंगे और मस्जिद के लोगों को, उलमा को, जिम्मेदारों को ये कहेंगे कि इसमें शरीक होना है, ताकत लगानी है अपनी, जो कि नहीं लग पा रही थी किसी वजह से, अपने मसरूफियत की वजह से। तो अब हमारा यही काम होगा, पूरी ताकत इसके ऊपर लगाएं। क्या आप यहाँ का जो सफारत खाना है, यहाँ के जो सफ़ीर हैं सऊदी अरब के, क्या उनसे आप लोग मिलेंगे? क्या उनको बताएंगे कि ये जमात ऐसी नहीं है? मशवरा होगा, अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर मिला जाएगा, ज़रूर बताया जाएगा, और मिलना भी चाहिए। वो आपकी तजवीज़ सही है, तो इसके बारे में अगले इक़दाम के तौर पर देखेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें अपने मुल्क को लोगों को आमादा करना है कि इसको ताकत के साथ इसके साथ खड़ा होना है। शुक्रिया। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखीमपुर तशद्दुद मामले की जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद एमआईएम सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट आई है तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी चमड़ी को बचाने के लिए, वरना सुप्रीम कोर्ट इनको हॉल करता, तो इसीलिए वो सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री से हमारा डिमांड ये है कि फौरन इस मंत्री को अपने कैबिनेट से खारिज करिए और दोबारा ले सकते हैं आप, जब ये ट्रायल हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा है कि मंत्री जी को नहीं मालूम अपना बेटा इस तरह की हत्या करने वाला है। गाड़ी मंत्री जी की मजाक है, आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की। आप उत्तर प्रदेश जनता देख रही है, देश देख रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आइए समझते हैं आज डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स। कभी कभी ये एक ही शब्द के दो रूप के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पर कॉइन्स और टोकन्स दो पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अब चलिए कॉइन्स के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी कॉइन या अल्ट कॉइन इनकरप्शन तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है और डिजिटल धन पब्लिक ओपन ब्लॉकचेन से बंधा सामूहिक रूप से संग्रहित डेटा प्रतिभागियों के बीच साझा किया गया। ब्लॉकचेन पारदर्शिता की गारंटी देता है, धोखाधड़ी को कम करता है और कॉइन भेजे जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं, कॉइन बदले भी जा सकते हैं और बांटे भी जा सकते हैं। साथ ही एक्सेप्टेबल भी हैं, पोर्टेबल और टिकाऊ होने के साथ साथ इनकी संख्या सीमित है। कॉइन पैसे के अलावा किसी काम को करने के लिए नहीं है। कॉइन वो करेंसी है जिनका उपयोग चीजों को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब
टोकन्स के बारे में समझते हैं। टोकन्स एक प्रोजेक्ट के द्वारा जारी डिजिटल एसेट प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के अंदर ये भुगतान का एक तरीका है। नेटवर्क के भीतर ये कॉइन की ही तरह काम करते हैं, किसी एसेट या यूटिलिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं और डिजिटल टोकन का इस्तेमाल कुछ निश्चित प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है। एथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म पर टोकन बनाया जा सकता है। यूजर्स एक वॉलेट में कई तरह के टोकन स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर अ टोकन, ये एक निश्चित समय स्थान पर प्रयोग किया जाता है। टोकन किसी कंसर्ट का टिकट वास्तविक तौर पर टोकन है। कंसर्ट टिकट के साथ रेस्टोरेंट बिल का भुगतान नहीं कर सकते। कॉइन बनाम टोकन, आप एक कॉइन से टोकन खरीद सकते हैं, पर एक टोकन से कॉइन नहीं खरीदा जा सकता है। कॉइन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में टोकन का स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।